आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश का अध्ययन हम कर रहे हैं। द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट द्वारा वाचक आदि शब्दों के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। वाचक शब्द और अभिधा का अध्ययन हम कर चुके हैं और अब लक्षणा की बारी है। लक्षणा की परिभाषा आचार्य मम्मट ने दी, जिसकी व्याख्या हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ी। उन्होंने कहा, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। तीन बातें मुख्य थी इसमें। मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ से योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन, और साथ में कहा वह लक्षणा आरोपिता क्रिया है। उस कारिका के प्रत्येक शब्द की व्याख्या हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। अब इसके वृत्ति भाग पर चर्चा करते हैं। आचार्य मम्मट इस कारिका की व्याख्या करते हुए, विश्लेषण करते हुए वृत्ति भाग में कहते हैं, कर्मणि कुशल इत्यादौ, कर्म में कुशल है इत्यादि में दर्भ ग्रहणाद्य योगाद, दर्भ को कुशा को ग्रहण करने का अयोग होने के कारण, दर्भ ग्रहण रूप अयोग होने के कारण, और गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है इत्यादौ च, इत्यादि में गंगा आदि नाम, गंगा आदि का घोष आद्याधारत्व असंभवात्, घोष आदि का आधार असंभव होने के कारण, घोष आदि का आधार रूप होना असंभव होने के कारण, मुख्यार्थस्य बाधे, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, विवेचकत्वादौ, विवेचकत्व आदि, विवेकशीलता आदि, सामीप्य च संबंधे, और सामीप्य संबंध से, रूढ़ितः, रूढ़ि से अर्थात प्रसिद्ध होने के कारण, तथा गंगा तटे घोष इत्यादि प्रयोगात, गंगा के तट पर घोष है इत्यादि प्रयोग में, ये शाम जिनकी न तथा प्रतिपत्ति, उस प्रकार से प्रतिपत्ति नहीं होती, तेषाम उन पावनत्वादि नाम धर्माणाम, पवित्रता आदि धर्मों की, तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च, उस प्रकार से प्रतिपादन करने रूप प्रयोजन के कारण, मुख्येन अमुख्यो अर्थो, मुख्य अर्थ से जो अमुख्य अर्थ लक्ष्यते, लक्षित होता है, स आरोपितः शब्द व्यापारः, वह आरोपित शब्द व्यापार है, सांतरार्थ निष्ठो लक्षणा, अर्थात सांतरार्थ निष्ठ लक्षणा कहलाती है। आरोपित शब्द व्यापार अर्थात व्यवहित लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इस पूरे वृत्ति भाग के एक एक शब्द को उससे संबंधित कर अब हम अध्ययन करते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के लिए दो कारण बताए, दो कारण नहीं, कारण एक ही था। हेतु कहने के लिए अर्थात लक्षणा के प्रयोग का जो निमित्त है उसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन, दो बात उन्होंने कही। तो पहला उदाहरण जो है कर्मणि कुशल, यह रूढ़िगत लक्षणा का उदाहरण है, और दूसरा जो कहा उन्होंने प्रयोजनाच्च, प्रयोजन के लिए, तो उससे संबंधित उदाहरण गंगायाम घोषः दिया। अब इसे देखिए फिर से, कर्मणि कुशल इत्यादो, कर्म में कुशल है, यह जो प्रयोग है इसमें दर्भ ग्रहण आदि अयोगात, कुशा को ग्रहण करने का अयोग होने से, किसी व्यक्ति ने किसी के संदर्भ में यदि यह कहा कि यह कर्म में कुशल है, किसी भी कर्म में कहा जा सकता है, तो उस संदर्भ में आचार्य मम्मट ने यहाँ कहा कुशल, कुशल पद जो है उसका तात्पर्य है कुशान लाति इति कुशलः, जो कुशाओं को लेकर आता है वह कुशल है। प्राचीन काल में जब आश्रमों में व्यवस्था थी पढ़ने की, तो वहाँ पर कुशाओं को का संग्रहण किया जाता था। कुशा किस लिए संग्रहित की जाती थी कि यज्ञ स्थल पर जो आसन आदि बिछाए जाते थे, तो आसन के रूप में कुशाओं का प्रयोग होता था। मार्जनी बनाई जाती थी जिससे आश्रम की साफ सफाई आदि का कार्य किया जाता था।
और साथ ही वेदाध्ययन के समय भी कुशा का प्रयोग होता था। अन्य और बहुत सारे कार्यों में कुशा का प्रयोग किया जाता था। कुशा क्या है? एक तिनका, सूखा तिनका, जो जिसे हम ग्राम्य भाषा में डाब भी कहते हैं, तो वह एक लंबे से झाड़ का हिस्सा होता है और उसका चयन करने में, उसको निकालने में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत तीखे किनारे वाला होता है। यदि इतना तीखा किनारा अत्यंत सावधानी से न निकाला जाए तो वह हाथ को काट देता है। तो जो बहुत निपुण शिष्य होते थे उस कर्म में, उन्हीं को इस कार्य को दिया जाता था करने के लिए। तो वो जो कुशाओं को लेकर आते थे उन्हें कुशल कहा जाता था। तो कुशल का तात्पर्य हो गया कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशाओं को लेकर आता है वह कुशल है। अब कहीं सामान्य प्रयोग यदि किया गया कि यह कर्म में कुशल है, किसी भी कर्म में कहा जा सकता है, जैसे कृषि कर्म में कुशल है, औजार बनाने के कर्म में कुशल है, तो यहाँ कुशल पद का जो अर्थ है वह उचित या युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, अर्थात उससे तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होती। जो हमने उपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति पढ़ा था उसे स्मरण कीजिए कि वहाँ जो वाक्य है उसका अर्थ हमें अधिग्रहित नहीं हो रहा है। औजार बनाने के कर्म में कुशल है, कुशल का तात्पर्य कुशा लाने वाला, और औजार बनाने में कुशा लाने वाले का कोई संबंध स्थापित नहीं होता। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। ठीक है, ये उदाहरण दिया रूढ़ी लक्षणा के संदर्भ में कि यदि कहा जाए कर्म में कुशल है तो यहाँ कुशा ग्रहण रूप अर्थ से कुशा ग्रहण रूप जो उसका तात्पर्य है वह वाक्यार्थ से समन्वित नहीं होता या वाक्यार्थ के रूप में उसका ग्रहण नहीं हो पाता। ये हुआ रूढ़ी लक्षणा के संदर्भ में उदाहरण। दूसरा उदाहरण साथ के साथ उन्होंने दिया गंगायाम घोषः। यह उदाहरण हम कारिका की जो हमने अध्ययन किया था उसमें भी पढ़ चुके हैं। किसी ने कहा गंगायाम घोषः, मेरा निवास कहाँ है? गंगा में मेरा घोष है। गंगा में घोषियों की बस्ती अर्थात घोष है। इत्यादि, इस उदाहरण में गंगा आदि नाम, गंगा का तात्पर्य है गंगा का प्रवाह, जल की धारा। तो जल की धारा के घोष आद्याधारत्व संभवात, घोषियों की बस्ती का आधार होना असंभव होने के कारण। क्यों? क्योंकि जल के प्रवाह में बस्ती नहीं बन सकती है। तो वहां पर घोष आदि का आधार असंभव होने के कारण मुख्यार्थस्य बाधे, मुख्यार्थ के बाधित हो जाने पर लक्षणा की पहली शर्त क्या है? मुख्यार्थ का बाधित होना। यहाँ दो उदाहरणों में आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बाधित होना रूप कथन किया है। कर्मणि कुशल, कर्म में कुशल है, तो यहाँ पर कुशा लाने रूप जो कुशल पद का अर्थ है वह कर्म के संदर्भ में युक्ति संगत नहीं रहता, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। और गंगा के प्रवाह में, जल की धारा में घोष नहीं हो सकता, इसलिए गंगायाम घोषः में भी जो मुख्यार्थ है गंगा का जल प्रवाह वह बाधित हो जाता है। यहाँ तक की पंक्ति का यह तात्पर्य हुआ मुख्यार्थ से बाधे। अब आगे कहते हैं विवेचकत्व आदौ, विवेकशीलता आदि, यह है कर्मणि कुशल से संदर्भित। कर्म में कुशल है, जैसे कुशा को लाने में विवेक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कर्म को करने में विवेक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर विवेचकत्व आदि संबंध से। और दूसरे उदाहरण में सामीप्य च संबंधे, सामीप्य संबंध से, अर्थात गंगा का प्रवाह बस्ती का आधार नहीं है, लेकिन गंगा का जो तट है वह बस्ती का आधार हो सकता है। तो गंगा के प्रवाह से, सामीप्य संबंध से गंगा का तट द्योतित हो गया। ये पंक्ति संबंधित हो गई या इतना हिस्सा संबंधित हो गया तद योगे पद से। मुख्यार्थ का बाध हुआ और फिर मुख्यार्थ से संबंधित भी होना चाहिए लक्षणा के लिए। तो पहले उदाहरण में विवेकशीलता रूप संबंध से संबंधित हुआ और दूसरे उदाहरण में सामीप्य रूप संबंध से मुख्यार्थ से संबंधित हुआ।
फिर तीसरी जो शर्त थी वह थी रूढ़ि अथवा प्रयोजन। उसी को आगे कह रहे हैं, रूढ़ितः प्रसिद्धे। रूढ़ि से कर्मणि कुशल में जो कुशल पद है वह दक्षता या निपुणता के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए यह उदाहरण रूढ़िगत उदाहरण है। कुशल पद का तात्पर्य कुशा को लाने में जिस विवेकशीलता की आवश्यकता होती है वह दक्षता या वह निपुणता कुशल शब्द के अर्थ के रूप में लोक में प्रसिद्ध है, रूढ़ है, इसलिए यह प्रयोग रूढ़िगत हो गया। तथा गंगा तटे घोष, गंगा के तट पर घोष है, इत्यादि प्रयोगाद, ऐसे प्रयोग में येषाम न तथा प्रतिपत्ति, जिन पावनत्व शैत्य पावनत्व आदि की उस रूप में प्रतीति नहीं हो रही थी, तेषाम उनकी उन पावनत्वादि धर्मों की उस प्रकार से प्रतिपत्ति कराने के लिए गंगा में घोष है कहा गया। तो यहाँ जो मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्षित होता है, मुख्यार्थ अर्थात अभिधा, तो अभिधा के बाधित होने पर और उस मुख्यार्थ से संबंधित रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जो अमुख्य अर्थ है वह जो लक्षित होता है वह लक्षणा कहलाता है, और यह आरोपित शब्द व्यापार है, शब्द का स्वाभाविक व्यापार नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द का स्वाभाविक व्यापार मुख्यार्थ है। हम पहले भी वाचक शब्द और अभिधा के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। वह साक्षात संकेतित अर्थ है, वह स्वाभाविक अर्थ है, वह ईश्वरेच्छाकृत अर्थ है, और लक्षणा स्वाभाविक नहीं है। लक्षणा शब्द पर आरोपित व्यापार है। और कहा आरोपितः शब्द व्यापार का तात्पर्य हुआ सांतरार्थ निष्ठ व्यापार है, सांतरार्थ निष्ठ है अर्थात व्यवधान के साथ है। व्यवधान क्या हुआ? मुख्यार्थ का बाधित हो जाना व्यवधान है, और तब बाधित होने के बाद हम एक और अमुख्य अर्थ की का उस पर आरोपण करते हैं, तो वह सांतरार्थ निष्ठ जो व्यापार है वह लक्षणा कहलाता है। ठीक है। अब ये वृत्ति भाग को के जो दो उदाहरण हैं उन्हें हम पृथक पृथक इनके जो भाग हैं उनके साथ एक बार फिर समझ लेते हैं। कर्मणि कुशलः, यह जो उदाहरण कहा गया है इसमें मुख्यार्थ है कुशाओं को लाने वाला कुशल, और कर्म में कुशल है तो वहां पर कुशा का ग्रहण करना तात्पर्य नहीं है, या तात्पर्य रूप में वह अनुपपन्न हो जाता है, तो मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, और तब मुख्यार्थ का योग होता है। मुख्यार्थ योग के लिए संबंध स्थापित होगा, साधर्म्य संबंध है। जैसी विवेकशीलता कुशा को लाने में चाहिए वैसा ही विवेकशील इस कर्म में भी है, तो यह साधर्म्य संबंध हो गया। और यहाँ पर कारण है लक्षणा के प्रयोग का रूढ़ि, निमित्त है रूढ़ि। क्यों? क्योंकि लोक में कुशल पद दक्षता के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए व्यक्ति ने या बोलने वाले ने, वक्ता ने जो कुशल पद का प्रयोग है वह प्रसिद्धि के आधार पर किया है, न कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के आधार पर। तो लोक में कुशल पद दक्षता के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए इस उदाहरण में कुशल पद जो है वह लक्षणा परक है और रूढ़ि परक है, और तब यहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है कर्म में दक्षता, कर्म में निपुणता। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण गंगायाम घोषः, यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है, अर्थात जिसमें प्रयोजन के लिए लक्षणा का प्रयोग किया गया। यहाँ मुख्यार्थ है गंगायाम घोषः, गंगा का मुख्य अर्थ है जल की धारा, जल का प्रवाह। जल का प्रवाह बस्ती का आधार नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यार्थ बाधित हो गया। तब मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ प्रतिपादित होगा, और वह अर्थ प्रतिपादित होगा उससे सामीप्य संबंध से। गंगा का जो तट है वह प्रवाह के निकट है, तो दोनों में समीपता है, इसलिए सामीप्य संबंध यहाँ पर स्थापित हुआ। और इसका जो हेतु है, निमित्त है, कारण है, वह है प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है? शैत्य पावनत्व आदि की प्रतीति कराना। मेरी बस्ती भी
उन्हीं गुणों से युक्त है जिन गुणों का गंगा के प्रवाह में जो गुण गंगा के प्रवाह में है। इस बात को कहने के लिए वक्ता ने यह ही कह दिया कि मेरा तो घर ही गंगा में है, अर्थात जितनी शीतल जितनी पवित्र गंगा है वैसा ही शीतल और पवित्र मेरा आधार, मेरा निवास भी है, मेरी बस्ती भी है। यह बताना रूप प्रयोजन है यहाँ इस प्रयोग का। और लक्ष्यार्थ क्या हुआ? गंगा का तट। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक शंका ये भी हो सकती है कि गंगा तटे घोष, गंगायाम घोषः की जगह गंगा तटे घोषः भी कहा जा सकता है। तो गंगा तटे घोषः कहने पर जो शीतलता पवित्रता है उनकी प्रतीति उस रूप में नहीं होती, जो कहा ना तेषाम प्रतिपत्ति, उस रूप में उन गुणों की प्रतिपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि गंगा का तट तो 5 किलोमीटर दूर तक भी हो सकता है, 10 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसे भी गंगा का तट कहा जा सकता है। तो इतनी दूरी पर उन शीतलता पवित्रता गुणों की उस रूप में अभिव्यक्ति कराना वो संभव नहीं है। तो गंगा तट पर घोष है कह देने में शीतलता पवित्रता की वो अनुभूति नहीं होती जो गंगा में मेरी बस्ती है यह कहने पर होती है। तो इस प्रयोजन के कारण यहाँ पर यह लाक्षणिक प्रयोग किया गया कि मेरा घर या मेरी बस्ती गंगा में ही है। गंगायाम घोषा, मेरा या किसी के भी संदर्भ में कहा जाए कि वह बस्ती गंगा में ही है, यह कहने का तात्पर्य है गंगा जैसे गुणों का उस बस्ती में आरोपण करना, उनकी प्रतीति उस रूप में कराना। और तब यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो जाता है गंगा का तट। यह हो गया मुख्यार्थ योग भी। मुख्यार्थ योग क्योंकि मुख्यार्थ से संबंधित ही होगा। यदि मुख्यार्थ से संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा तब तो किसी भी स्थान पर जो लक्षणा है वह शब्द शक्ति आगे तक जा सकती है, मतलब वह किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो मुख्यार्थ से संबंध भी होना जरूरी है, मुख्यार्थ का बाद भी होना आवश्यक है और मुख्यार्थ का योग भी आवश्यक है। और तब सामीप्य संबंध से शीतलता पवित्रता आदि गुणों की उस रूप में प्रतीति कराने के लिए यह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है कि बस्ती गंगा में ही है, गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है। ठीक है, अब ये दोनों उदाहरण हमने समझ लिए। इन दोनों उदाहरणों में मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और हेतु, इन तीनों का भी हमने कथन कर लिया। और अंतिम जो शब्द वहाँ पर विश्लेषण के लिए बचा वह है आरोपितः शब्द व्यापारः, अर्थात सांतरार्थ निष्ठ शब्द व्यापारः। यहाँ सांतरार्थ निष्ठ जो शब्द है उसका तात्पर्य है आरोपित। और कुछ आचार्यों ने इसका अर्थ या इसका तात्पर्य यह निर्धारित किया कि यह साक्षात रूप से तो वाच्यार्थ में रहता है और परंपराया शब्द में रहता है, अर्थात लक्ष्यार्थ साक्षात रूप से अभिधा में रहता है। वाच्यार्थ की ही अनुपपत्ति होती है, तात्पर्य का अधिग्रहण नहीं होता, अर्थात अर्थ का अधिग्रहण नहीं होता। तो शब्द में आरोपण नहीं है, अपितु यह अर्थ से शब्द से संबंधित है, अर्थ के माध्यम से शब्द पर आरोपित है, शब्द से संबंधित है। तो साक्षात रूप से वाच्यार्थ में रहता है लक्ष्यार्थ, लेकिन यह परंपराया शब्द से जुड़ जाता है। तो यही जो व्यवधान है यह सांतरार्थनिष्ठ कहलाता है। लक्षणा शब्द का साक्षात व्यापार नहीं है अथवा मुख्य व्यापार नहीं है, अपितु यह आरोपित व्यापार है, सांतरार्थनिष्ठ व्यापार है। इसीलिए स्पष्ट किया स अंतर, अर्थात व्यवधान सहित। अंतर का तात्पर्य व्यवधान, तो स अंतर है अर्थात व्यवधान सहित है। अंतरम व्यवधानम तेन सह वर्तते इति सांतरः। अंतर का तात्पर्य व्यवधान और उसके साथ होता है इसलिए सांतरः। और सांतरः व्यवहितो यो अर्थः, जो व्यवधान के साथ व्यवहित होता है अर्थ वह लक्ष्य रूप है। तन्निष्ठः तद विषयकः तद बोधकः। तन्निष्ठ अर्थात जो व्यवधान से युक्त है, तद विषयक है, तद बोधक है, ऐसा जो अर्थ है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। अतः लक्ष्यार्थ शब्द का आरोपित व्यापार है, सांतरार्थनिष्ठ व्यापार है। यह इन्होंने वृत्ति भाग में इन दो उदाहरणों के माध्यम से लक्षणा को समझाया। तो यह बात
स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि लक्षणा के लिए मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और हेतु अथवा प्रयोजन का होना आवश्यक है। और हेतु और प्रयोजन ये दो निमित्त हैं, इसलिए दो उदाहरण यहाँ आचार्य मम्मट ने दिया, कर्मणि कुशल और गंगायाम घोषः। कर्मणि कुशल में कुशल पद का प्रयोग लोक प्रसिद्ध अर्थ के संदर्भ में है और गंगायाम घोषः का प्रयोग प्रयोजन के रूप में, प्रयोजन शीतलता, पवित्रता आदि गुणों की उस रूप में अभिव्यक्ति करना जिस रूप में वे गंगा के प्रवाह में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो पंक्ति कही गई है, ये शाम न तथा प्रतिपत्ति, जिनकी उस रूप में प्रतिपत्ति नहीं होती। तो इस तथा पद के भी एक तरह से तीन प्रकार से अर्थ बताए गए हैं। यहाँ पर तथा की व्याख्या तीन प्रकार से की जाती है। तथा विशेषतः, विशेष रूप से। पहला अर्थ है तीन प्रकार की व्याख्याओं में पहली व्याख्या है तथा का तात्पर्य है विशेषतः, अर्थात शीतलता, पवित्रता आदि की तीर में, किनारे पर या तट पर प्रतीति कराना। दूसरी व्याख्या है तथा की, जिस प्रकार गंगा में शीतलता, पवित्रता है, उसी प्रकार तट में भी या बस्ती में भी पवित्रता है या गुण है, इसकी प्रतीति कराना। और तीसरी व्याख्या है तथा पद की, शैत्य, पावनत्व आदि के अतिशय की तट में अभिव्यक्ति कराना। जितनी शीतलता, पवित्रता की अधिकतम अभिव्यक्ति की जा सकती है, उसके लिए कह दिया कि गंगा में ही घोष है। अब यहाँ पर यद्यपि आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पूर्वार्ध में साहित्य दर्पण पढ़ाए हैं और साहित्य दर्पण में आचार्य मम्मट के इस व्याख्या की जो साहित्य दर्पणकार हैं उन्होंने यहाँ पर शंका अभिव्यक्त की है। किस भाग में? कर्मणि कुशल में। उन्होंने कहा कर्मणि कुशल में, तो मैं ये कह रही थी कि यद्यपि आपके लिए यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है तो एक बार उसे फिर आप समझ लीजिए तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मणि कुशल में लक्षणा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुशल जो है वह व्युत्पत्ति परक अर्थ आचार्य मम्मट ने लिया है। व्युत्पत्ति परक अर्थ है कुशाओं को लाने वाला, लेकिन आवश्यक नहीं कि किसी भी शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ माना जाए। माना जाता है, मुख्यार्थ माना जाता है जो उसका लोक प्रसिद्ध व्यवहार है, और लोक प्रसिद्ध व्यवहार वह दक्षता और निपुणता के संदर्भ में ही है। तो इसलिए वहां पर मुख्यार्थ बाद घटित नहीं हो रहा, इसलिए कर्मणि कुशल में लक्षणा नहीं है, ऐसा आचार्य मम्मट पर साहित्य दर्पणकार ने आक्षेप किया है। और इसके संदर्भ में उन्होंने उदाहरण भी दिया कि यदि ऐसे व्युत्पत्ति परक अर्थ मानने लगेंगे तो गौ शेते में भी लक्षणा माननी पड़ेगी। गाय सो रही है, गौ शेते गाय का सोना, तो वहाँ पर क्योंकि गौ शब्द जो है वह गम धातु से निष्पन्न है। गमेर डो, गम धातु से ड प्रत्यय करते हैं तो गौ बनता है। तो गौ जो है वह गच्छति इति गौ, जाती है, चलती है, जो उसके संदर्भ में गौ पद का की व्युत्पत्ति परक अर्थ जो निकलता है वह है गच्छति इति गौ, जो चलती है। अब जो चल रही है वह सो कैसे रही है? तो वह सो नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर व्युत्पत्ति परक अर्थ ग्रहण नहीं होता है। वहाँ पर गाय उस पिंड के लिए जो शासनादिमान पिंड है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो लोक प्रसिद्ध प्रयोग क्या है? उस शासनादिमान पिंड के लिए गौ पद का प्रयोग लोक प्रसिद्ध है, और उसी को मुख्यार्थ मानते हुए गौ शेते में लक्षणा नहीं होती, क्योंकि गाय सो रही है, यहाँ मुख्यार्थ बाद हुआ ही नहीं। यदि उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ मानेंगे तो फिर मुख्यार्थ बाद होगा। तो उनका कहना है, आचार्य साहित्य दर्पणकार का, आचार्य विश्वनाथ का ये कहना है कि ऐसे प्रयोगों में लक्षणा स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि व्युत्पत्ति परक अर्थ भिन्न भी हो सकता है, लेकिन मुख्यार्थ जो होता है वह लोक प्रसिद्ध प्रयोग ही होता है। तब आचार्य मम्मट ने यहाँ पर लक्षणा क्यों मानी? इसके लिए हम कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने यहाँ परंपरा का अनुसरण किया है। क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप से जो मीमांसक हैं उन मीमांसकों ने, कुमारिल भट्ट ने यहाँ पर लक्षणा को स्वीकार किया है। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य मम्मट ने यहाँ पर लक्षणा का विधान किया है या लक्षणा को कहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट के द्वारा लक्षणा का कर्मणि कुशल जो उदाहरण दिया गया वह परंपरा से प्राप्त है, कुमारिल भट्ट आदि से प्राप्त है। उस ही संदर्भ में उन्होंने इसे रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण कहा है। और इस तरह से ये वृत्ति भाग अच्छा, यहाँ पर एक सांतरार्थनिष्ठ प्रयोग हमने कह ही दिया है। एक बात और कि इन्होंने कहा मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते, यह भाग भी सांतरार्थनिष्ठ से ही संबंधित है। मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ का द्योतित होना। मुख्य अर्थ है अभिधा, मुख्यार्थ साक्षात संकेतित अर्थ या वाच्यार्थ, और मुख्य अर्थ के बाधित होने पर अमुख्य अर्थ का लक्षित होना, तो वह अमुख्य अर्थ जो व्यवधान सहित है, सांतरार्थनिष्ठ है या आरोपित शब्द व्यापार है, अतः वह हो जाएगा लक्ष्यार्थ। तो ये लक्षणा की परिभाषा आज के व्याख्यान के साथ आपकी खत्म होती है, और इसके बाद आगे के व्याख्यान में हम लक्षणा के जो भेदोपभेद हैं उनका आचार्य मम्मट कृत विवेचन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।